वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने पहले एक क्वेश्चन किया था शायद एक रेडियस पर, ये वाला r इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3 पर हमने एक क्वेश्चन कर लिया था इस फॉर्मूले पर, जिसमें ए की वैल्यू दे रखी थी और हमें उस न्यूक्लियस की क्या निकालनी थी, रेडियस निकालनी थी। तो वो क्वेश्चन हमने कर लिया था। इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट डालिए उसमें जो नाभिक के अवयव चल रहे थे उसी में नाभिक के गुणों के बारे में। तो उसमें नेक्स्ट है द्रव्यमान क्षति, और इस हेडिंग के बारे में जरा समझना। द्रव्यमान क्षति, क्षति से मतलब क्या है, कमी होना। किस तरह से कमी होना, जैसे कि हम जेड प्रोटोनों को ले रहे हैं, जेड तो प्रोटॉन है और ए माइनस जेड ये किसकी संख्या हुई, ए में से द्रव्यमान संख्या में से यदि प्रोटॉनों की संख्या निकाल दी तो न्यूट्रॉन्स की संख्या। यदि जेड प्रोटॉन और ए माइनस जेड न्यूट्रॉनों को लेकर जब न्यूक्लियस बना होगा, जिस टाइम पर न्यूक्लियस बन रहा था, मतलब हम सपोज करते हैं कि जेड प्रोटॉन और ए माइनस जेड न्यूट्रॉनों को लेकर जब न्यूक्लियस बना होगा, तो उसका जो टोटल द्रव्यमान है उस न्यूक्लियस का, इस नाभिक का जो टोटल द्रव्यमान जेड और प्रोटॉन का, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान हमने मान लिया एमपी, जेड एमपी और ए माइनस जेड एम एन, इसके बराबर होना चाहिए। यानी उसमें उपस्थित प्रोटॉनों के द्रव्यमान और उसमें उपस्थित न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग के बराबर होना चाहिए। लेकिन न्यूक्लियस का जो यथार्थ द्रव्यमान है, एग्जैक्ट जो मास है, यथार्थ द्रव्यमान जो है वो कैसा पाया गया, इन दोनों के द्रव्यमानों के या कुल द्रव्यमान से कम पाया गया। तो द्रव्यमान में होने वाली यही क्षति क्या कहलाएगी, द्रव्यमान क्षति। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, माना न्यूक्लियस है, इस पूरे न्यूक्लियस का यथार्थ द्रव्यमान कितना है, हमने कैपिटल एम जिसकी द्रव्यमान संख्या ए है और प्रोटॉन्स की संख्या उसमें कितनी है, जेड, या परमाणु क्रमांक उसका कितना है, जेड है। ये हमने उसका क्या मान लिया, उसका यथार्थ द्रव्यमान मान लिया। तो अगर हमें उस द्रव्यमान क्षति को निकालना है, यानी कि द्रव्यमान में कितना चेंजेज आया, वो द्रव्यमान कम कितना हुआ, उस द्रव्यमान की हमें वैल्यू निकालनी है। तो किस तरह से निकालेंगे कि उसमें उपस्थित हमने प्रोटॉनों के द्रव्यमानों को छोड़ दिया, जेड प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान एमपी है, तो टोटल कितना हो जाएगा, जेड एमपी। इसी तरह से न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान कितना हो जाएगा, ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स हैं और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है उसमें, एम एन, न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। इसको अगर हम घटा दें और टोटल द्रव्यमान, उसका यथार्थ द्रव्यमान ये कम है, अधिक में से कम को घटाया है, तो ये चीज ही क्या कहलाएगी, उसकी द्रव्यमान क्षति, यानी द्रव्यमान में होने वाले परिवर्तन को क्या करेगी, शो करेगी। ठीक है, जहां पर एमपी और एमएन हमने एक द्रव्यमान का मात्रक पढ़ा था पहले अवयवों में ही, एक एएमयू, और एक एएमयू कितने के बराबर था, 1.67 इंटू 10⁻⁻⁻27, 1.6605 लिख रहे थे, जिसको हम लगभग मान सकते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। जहां पर एमपी और एमएन इनकी जो वैल्यू होती है, एएमयू में अगर हम बात करें तो 1.007825 और एन होता है 1.008665। ठीक है, ये होती है एएमयू में। और एक एएमयू को अगर हमें चेंज करना है किस में, किलोग्राम में, तो इस वाले फॉर्मूले का या इस वाले इक्वेशंस का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। मतलब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1.67 इंटू 10⁻⁻27, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, किलोग्राम में। तो द्रव्यमान में अगर हमें क्षति निकालनी है, तो द्रव्यमान में क्षति से मतलब क्या है, जब न्यूक्लियस जब बना होगा, नाभिक जब बना होगा, तो उसमें जो जेड प्रोटॉन और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन लेकर हमने बनाया था, तो उसका जो टोटल मास हमें मिला वो कितना मिला, एग्जैक्ट मास से उसके जो होना चाहिए था उससे कम मिला। तो वो द्रव्यमान में जो कमी आई, वो आखिर द्रव्यमान में क्षति हुई कहां पर, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से देखें तो वो द्रव्यमान गया कहां, जिसमें कमी आई। तो द्रव्यमान में होने वाली यही कमी किस में चेंज हो जाती है, ऊर्जा में। किस नियम के अनुसार, आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो m कितने के बराबर है यहाँ पर, डेल्टा m के बराबर, तो उससे वो किस में चेंज हो जाएगा, जितना भी मास में चेंज हुआ, जितना भी मास वहां पर कम पड़ा, वो मास किस में चेंज हो गया, एनर्जी में। मतलब जब भी जेड प्रोटॉन और ए माइनस जेड न्यूट्रॉनों को हम अनंत से लेकर जब हमने एक समूह में उनको क्या किया, केंद्रित किया, बहुत नजदीक लेकर आए, तो उस समय जो मास में कमी आई, वो मास में कमी ही किस में चेंज हो गई,
एनर्जी में चेंज हो गई और इसी एनर्जी को नाम देते हैं यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, या उल्टा बोल सकते हैं कि हमारे पास ये न्यूक्लियस है, इसके पास जितना द्रव्यमान में कमी हुई उतनी ऊर्जा वहां से निकल गई, एग्जिट कर गई, मतलब उतनी ही एनर्जी अगर हम उस न्यूक्लियस को दे दें, यदि इस नाभिक को अगर हम उतनी ही एनर्जी दे दें तो होगा क्या हमारे पास, उतनी अगर हमने एनर्जी दे दी तो वो पुनः किसमें टूट जाएगा, अपने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में टूट जाएगा, यानी कि ये कह सकते हैं कि वह अपने अवयवी कणों में टूट जाएगा। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट डाला है द्रव्यमान क्षति और इसमें लिखें द्रव्यमान क्षति हेडिंग डालकर उसमें लिखना प्रारंभ करें। लिखें Z परमाणु क्रमांक तथा A द्रव्यमान संख्या वाले Z परमाणु क्रमांक तथा A द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक का द्रव्यमान, A द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक का द्रव्यमान MaZ है। Z परमाणु क्रमांक तथा A द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक का द्रव्यमान MaZ है। द्रव्यमान से पहले ये वर्ड और जोड़ देना, यथार्थ द्रव्यमान, एग्जैक्ट मास जो होगा उसका वो कितना है, प्रैक्टिकली जो मास है उसका MaZ है। उसके घटक न्यूक्लियॉन्स के द्रव्यमान के योग MaZ है, जो कि उसके घटक न्यूक्लियनों के द्रव्यमान के योग, उसके घटक न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों के योग अर्थात घटक न्यूक्लियनों के द्रव्यमान के योग अर्थात ZMp प्लस A माइनस ZMn से कम पाया गया। मतलब ये लैंग्वेज लिखी है हमने कि जो उसका यथार्थ द्रव्यमान है उसके घटक न्यूक्लियनों के टोटल द्रव्यमान से क्या पाया गया, कम पाया गया, और द्रव्यमान में ये जो कमी हुई है ये क्या कहला रही है, द्रव्यमान क्षति। ZMp प्लस A माइनस ZMn से कम पाया गया। इस क्षति को ही द्रव्यमान क्षति कहते हैं, जिसे डेल्टा M से व्यक्त किया जाता है। इस क्षति को ही द्रव्यमान क्षति से व्यक्त किया जाता कहते हैं, जिसे डेल्टा M से व्यक्त किया जाता है, जिसे डेल्टा M से व्यक्त किया जाता है, जहां डेल्टा M इक्वल टू, इसको लिख देना इक्वेशन नंबर 1 को, और दोनों की वैल्यू है MP और Mn, AMU में कितने होते हैं उनकी वैल्यू पुट कर दो। लिख दो इसको समीकरण नंबर 1 को, जहां MP तो कितना है 1.007825 और Mn है 1.008665 AMU। यहां तक लिखने के बाद हमने उसके बारे में लिख दिया। इसके बाद द्रव्यमान क्षति से रिलेटेड है कौन, बंधन ऊर्जा। तो नेक्स्ट पॉइंट डाल देना उसमें, छठवां था या कौन सा था, जो भी था आपका छठवां था या पांचवा पॉइंट था, ये क्रमांक अपना देख लेना जो भी चल रहा है आपका उस हिसाब से। ये पांचवा था द्रव्यमान क्षति शायद आपका। इसके बाद छठवां हो जाएगा नाभिक की बंधन ऊर्जा। छठवां पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट, नाभिक की बंधन ऊर्जा। बंधन यानी उसको बांधे रखने के लिए, उसका अस्तित्व बनाए रखने के लिए उसके पास जो ऊर्जा में कमी है, जो उसके पास एनर्जी में कमी है, अगर उतनी हम एनर्जी उसको दे दें तो न्यूक्लियस क्या करेगा, अपने घटक न्यूक्लियॉन्स में टूट जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में विभक्त हो जाएगा। उसी एनर्जी को हम बोल रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी या
बंधन ऊर्जा। तो लिखें इसमें Z परमाणु क्रमांक वाले एवं A द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक के लिए, A द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति डेल्टा M निम्न होती है। द्रव्यमान क्षति डेल्टा M निम्न होती है। इस समीकरण को दोबारा लिखते हैं। डेल्टा M इक्वल टू इसको डेल्टा M इक्वल टू ZMP प्लस A माइनस ZMN, और इसमें से एग्जैक्ट जो मास है उसको हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि Z परमाणु क्रमांक वाले एवं A माइनस Z या A द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति यह होती है। इसको लिख दिया। तब आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से इसको इक्वेशन 1 ही डाल देना दोबारा से। इक्वेशन 1 इसको कर देना 2, समीकरण 1 से इसमें मान रखेंगे। समीकरण 1 से मान रखने पर लिखते जाएं, कितना हो जाएगा उसको मान रख देंगे डेल्टा M का। C², इस तरह से ये हो जाएगा। समीकरण नंबर 3 तक पूरा लिखें, उसके बाद लैंग्वेज लिखेंगे। अतः समीकरण 3 से स्पष्ट है कि द्रव्यमान में होने वाली कमी, समीकरण 3 से स्पष्ट है कि द्रव्यमान में होने वाली कमी ऊर्जा के समतुल्य होगी। द्रव्यमान में होने वाली कमी ऊर्जा के समतुल्य होगी। यही ऊर्जा बंधन ऊर्जा कहलाती है। यही ऊर्जा बंधन ऊर्जा कहलाती है। यही ऊर्जा बंधन ऊर्जा कहलाती है। अर्थात Z प्रोटॉन एवं A माइनस Z न्यूट्रॉनों को अनंत से लाकर, अर्थात Z प्रोटॉन तथा A माइनस Z न्यूट्रॉनों को अनंत से लाकर MaZ द्रव्यमान के नाभिक को, अर्थात Z प्रोटॉन तथा A माइनस Z न्यूट्रॉनों को अनंत से लाकर MaZ द्रव्यमान के नाभिक को पुनः उसके घटक न्यूक्लियनों में विभक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा बंधन ऊर्जा कहलाती है। बंधन ऊर्जा कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखना, नाभिकीय भौतिकी में द्रव्यमान को, नेक्स्ट लाइन से लिखना, नाभिकीय भौतिकी में द्रव्यमान को amu के द्वारा व्यक्त किया जाता है। नाभिकीय भौतिकी में द्रव्यमान को amu के द्वारा व्यक्त किया जाता है एवं एक amu से
प्राप्त ऊर्जा की गणना एवं एक एएमयू से प्राप्त ऊर्जा की गणना आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से एक एएमयू से प्राप्त ऊर्जा की गणना आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से निम्न प्रकार से की जा सकती है। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से निम्न प्रकार से की जा सकती है। चूंकि अब इधर देखें, चूंकि के बाद पहले और फिर लिखना बाद में, E इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है। डेल्टा एम हमें किससे रिलेटेड करना है? यदि द्रव्यमान में क्षति कितने के बराबर हुई है? एक एएमयू से के बराबर हुई है। एक एएमयू को अगर हम किस में लिखेंगे? किलोग्राम में। ऐसा यूनिट्स में हम इसको चेंज करेंगे 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस के 27 कितना आ जाएगा? ये किलोग्राम आ जाएगा। अतः E इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस के 27 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर 8। C क्या है? लाइट वेलोसिटी। 3 इंटू 10 टू पावर 8 और इसका कितना हो जाएगा? स्क्वायर। और एनर्जी का मात्रक ऐसा यूनिट्स के अंतर्गत, क्योंकि ऐसा यूनिट्स में इसको ले रहे हैं, ऐसा ही में ही इसको ले रहे हैं मीटर पर सेकंड में, तो मात्रक क्या आ जाएगा इसका? जूल। यदि हम एक जूल को किस में चेंज करें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो क्या करना होगा बताओ? चूंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस के 19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू ये होता है, तो एक जूल के स्थान पर मतलब 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 का इसमें भाग दे देंगे 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस के 27 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर 8 का होल स्क्वायर, और इसमें अगर हम भाग देते हैं 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 का, एक जूल के स्थान पर कितना रखेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर किस में चेंज हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ईवी में। तो ठीक है, अगर इस वैल्यू को अगर हम सॉल्व करें यहाँ पर, तो वैल्यू जो निकल कर आएगी यहाँ पर 931.5 931.5 इंटू 10 टू पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी आएगी। और 10 की पावर 6 को हम क्या लिखते हैं? मेगा। तो ये जो एनर्जी है 931.5, इसको लिख सकते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें चेंज कर दी हमने एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किससे रिलेटेड एनर्जी है ये? एक एएमयू से रिलेटेड क्या है? ये एनर्जी है। तो इसके बारे में लिखें पहले पूरा यहाँ तक लिखें, पहले इसको लिखें पूरा, उसके बाद लैंग्वेज लिखेंगे। इसको पूरा उतारें यहाँ तक। नौ सौ 31.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ तक एनर्जी आई। फिर इसके बाद एक लाइन लिखना, अतः स्पष्ट है कि एक एएमयू से प्राप्त ऊर्जा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अतः स्पष्ट है कि एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से प्राप्त ऊर्जा एक एएमयू से प्राप्त ऊर्जा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और इसके बाद एक क्वेश्चन लिखेंगे, इसके बाद एक क्वेश्चन लिखो, लिखें क्वेश्चन इसमें 2He4 हीलियम दिया हुआ है, 2He4 की बंधन ऊर्जा की गणना कीजिए, बंधन ऊर्जा की गणना कीजिए
और आपको गिवन है ब्रैकेट में MP इक्वल टू 1.007825 AMU को शॉर्ट में लिख देते हैं हम U से, ठीक है। MN इक्वल टू 1.008665 U और M जो इसका एग्जैक्ट मास है वो दे रखा है आपको MAZ 4.00260 ये आपको गिवन है। 2He4 की बंधन ऊर्जा की गणना कीजिए और इनको ब्रैकेट में लिख दीजिए और इसको सॉल्व करके बताइए कितना आएगी बंधन ऊर्जा इसकी बंधन ऊर्जा कितनी होगी। देखिए इसमें कितने प्रोटॉन हैं, 2 प्रोटॉन और ये द्रव्यमान संख्या है 4 - 2 यानी कि 2 ही क्या है न्यूट्रॉन। तो इसका टोटल मास हमने निकाला, प्रोटॉनों का द्रव्यमान और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। ये इसका एग्जैक्ट मास दे रखा है, यथार्थ द्रव्यमान। तो इससे हम निकाल सकते हैं, चूंकि डेल्टा M कितना होता है Z Mn प्लस E माइनस Z Mn MP, ठीक है। ये होगा और इसमें से घटा देंगे हम MAZ को, तीनों वैल्यू गिवन है। तो इससे हम और AMU में दी हुई है, ये तीनों किस में दी हुई है AMU, जिसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं U से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से हम डेल्टा M निकाल लेंगे और डेल्टा M जैसे निकलेगा हमें पता है डेल्टा M किस में आएगा AMU में ही आ जाएगा। और हमें पता है एक AMU से प्राप्त ऊर्जा कितनी होती है 931.5 ये होगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें E का मान निकालना है, बंधन ऊर्जा का मान निकालना है। तो द्रव्यमान क्षति आ गई जो कि एक AMU में है तो 931.5 से उसका क्या कर देंगे, जो कि क्वांटिटी यहाँ पर आएगी उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक AMU से प्राप्त ऊर्जा कितनी होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उतने से कितनी होगी उसके लिए हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। करिए इसको कंप्लीट। करें इसको। और इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जिसका आंसर आएगा 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना आना चाहिए। कर लेना इसको कंप्लीट। 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना। और इसके बाद नेक्स्ट उसी में डालना नाभिक के अवयव में 7वां पॉइंट जो चलेगा, संकुलन गुणांक। किसके बारे में डालना है, संकुलन गुणांक, पैकिंग फैक्टर। हेडिंग डालें संकुलन गुणांक और इधर देखें। उसके बाद संकुलन गुणांक हेडिंग डालने के बाद देखिए पैकिंग फैक्टर, तो इसको F से डिनोट करते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर किसी भी न्यूक्लियस का, नाभिक पर ही बात करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में, कि उसका नाभिक का जो द्रव्यमान है, एग्जैक्ट मास है, यथार्थ द्रव्यमान है m, और उसकी द्रव्यमान संख्या है कितनी a, इन दोनों का अंतर अपॉन द्रव्यमान संख्या का अनुपात, इसी को हम बोलते हैं क्या, संकुलन गुणांक। क्या बोलेंगे इसी को, संकुलन गुणांक। जहां पर जो अंतर है m - a अंतर है, चेंजेस है, इसलिए इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं डेल्टा से। तो डेल्टा अपॉन a ये भी क्या कहलाएगा, संकुलन गुणांक कहलाएगा। तो यानी कि किसी भी नाभिक के यथार्थ द्रव्यमान एवं द्रव्यमान संख्या का अंतर तथा द्रव्यमान संख्या का अनुपात ही क्या कहलाएगा, पैकिंग फैक्टर कहलाएगा, संकुलन गुणांक कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ आता है जो कि प्रायोगिक रूप से ग्राफ है, किस किस के बीच में है ये देखिए। यदि हम पैकिंग फैक्टर F में और A में ग्राफ खींचें, या फिर हम A में और किस में ग्राफ खींचें, डेल्टा में, यानी कि M डेल्टा इक्वल टू M - A में ग्राफ,
या तो ए में और इसमें खींचें या ए में और इसमें खींचें, तो दो ग्राफ एक ही हम ग्राफ में शो कर रहे हैं, तो इसको बनाना है इसमें, अभी ना बनाएं, पहले इसमें लैंग्वेज लिखें उसके बाद इस चित्र को बनाएंगे। लिखें किसी परमाणु के यथार्थ द्रव्यमान संकलन गुणांक हेडिंग डालकर उसमें लिखें किसी नाभिक के या परमाणु के यथार्थ द्रव्यमान, किसी नाभिक के यथार्थ द्रव्यमान कैपिटल एम तथा द्रव्यमान संख्या ए का अंतर एवं द्रव्यमान संख्या कैपिटल ए का अंतर एवं द्रव्यमान संख्या का अनुपात एवं द्रव्यमान संख्या का अनुपात उस नाभिक का संकुलन गुणांक कहलाता है, का अनुपात उस नाभिक का संकुलन गुणांक कहलाता है, जिसे स्मॉल f के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे स्मॉल f के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये उत्तर पर आएगा डेल्टा पर। हाँ तो संकुलन गुणांक f के द्वारा व्यक्त किया जाता है, अर्थात करके इस फॉर्मूले को लिख लें और उसके बाद इस ग्राफ को बनाओ। इसमें आएगा 20 40 60 80 माइनस में आएंगे ये, और इधर आएंगे पॉजिटिव में 20 40। ये प्रायोगिक ग्राफ है कि इसमें हमें सभी की वैल्यू पता है और द्रव्यमान संख्या हमें पता है, ए का मान और उसका यथार्थ द्रव्यमान पता है, तो उससे हम फॉर्मूले से हम f निकालेंगे और उनके बीच में क्या खींच रहे हैं, यहाँ पर ग्राफ खींच रहे हैं इस तरह से। 0.2 0.6 माइनस में है ये, और ये 0.4, ये माइनस में 0.6 और ये माइनस में 0.8, इस तरह से यहाँ पर ग्राफ। और यहाँ पर आ जाएंगे 0.2 प्लस में चलेगा 0.4 0.6 और ये हो जाएगा 0.8, इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर एक द्रव्यमान संख्या है, यहाँ पर एक लाइन लेनी है इस तरह से, देखें पहले इसको फिर बनाना। इस तरह से द्रव्यमान संख्या a इक्वल टू 20 है और यहाँ पर द्रव्यमान संख्या यहाँ पर द्रव्यमान संख्या a इक्वल टू 180 है, इधर बढ़ती हुई जा रही है, तो 20 और 180 के बीच में इस तरह से हमें कुछ ग्राफ बनाना है। तो देखिए इस तरह इसका ग्राफ किस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा। और दूसरा जो ग्राफ है वो इसका इस तरह से ऊपर तक जाएगा। ये इस लाइन को ही कवर करना है, ध्यान रखना, इस लाइन पर से ऊपर ही ऊपर जाएगा इस तरह से, ठीक है। और दूसरा जो ग्राफ है वो किस तरह से जाएगा, ये तो ग्राफ हमने किसके लिए खींचा है, ए और एफ में यदि हम ग्राफ खींचे तो वो ग्राफ इस तरह से जा रहा था, एफ की वैल्यू और ए की वैल्यू में ग्राफ खींचे तो इस तरह से है। और यदि हम ए की वैल्यू में और डेल्टा की वैल्यू में ग्राफ खींचे तो वो इस तरह से आ रहा था, इस तरह से। तो इन दोनों ग्राफों को बनाएं, एक को ऐसे करना, डॉटेड कर देना, जिससे कि आपको पता चल जाए इसमें ये दो ग्राफ चल रहे हैं इसमें, एक तो ए और एफ के बीच में है और दूसरा डेल्टा और ए के बीच में, ठीक है। तो इसको डॉटेड कर देना, इस तरह से डॉटेड कर देना। बनाएं इस चित्र को, ग्राफ को कंप्लीट करें। सही से बनाना। यहाँ पर जो पॉइंट हैं इन पॉइंट पर कट करना चाहिए, ए की जो वैल्यू थी और इस पर 20 और 180 थी और ये 0 पर, इन पर कट करना चाहिए पॉइंट पर, ठीक है। इस तरह से
एक ग्राफ तो इस तरह से जाएगा, फिर इसके बीच में जो अंतराल है उसमें नेगेटिव हो रहा है, फिर पॉजिटिव हो रहा है। और यदि इसमें की जाए तो यहाँ पर ये पहले पॉजिटिव है, जीरो से फिर नीचे गया नेगेटिव डॉटेड वाला, और फिर क्या हो गया दोबारा पॉजिटिव, जब ए की वैल्यू 180 से ऊपर ऊपर है तब। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना, इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में लिखेंगे। थैंक यू। चित्र को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में लिखेंगे।